हेलो स्टूडेंट, तो आज है टॉपर बैच का दूसरा दिन और आज है मंडे, मतलब ये कह सकते हैं सोमवार। तो हमने सोमवार और मंगलवार को आपकी चलती हैं फिजिक्स की क्लासेस और फिजिक्स की क्लासेस आज से हम शुरू कर रहे हैं। सोमवार है तो पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट वीडियो है, देख लीजिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मैं पहले ही बता दूं इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे, कैसे हमें पढ़ना है। जाहिर सी बात है आप समय दे रहे हैं तो एक मैंने कहा ना कि सही तरीका और एक अच्छी रणनीति के तहत स्टडी करने से ही हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो उसके लिए हमें इस वीडियो में कैसे, कौन सा सही तरीका रहेगा, कौन सी अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, वो हम बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बता दूं, हम आज के इस वीडियो में संपूर्ण अध्याय के हम क्या पढ़ने वाले हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जिसमें क्या कह रहेंगे, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपके रहेंगे, महत्वपूर्ण जो नियम है, जाहिर सी बात है आप जानते हैं कूलाम का नियम है, ऐसे ही बहुत सारे नियम है जो आपको पूछे जाते हैं, जैसे गॉस का नियम हो गया, गॉस का प्रमेय हो गया। महत्वपूर्ण डेरिवेशन भी होंगे, जैसे कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग में बहुत सारे डेरिवेशन है, उन सभी को हम देखेंगे। फिर महत्वपूर्ण PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को भी हम देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण जितने भी परिभाषाएं हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं यही क्लासेस आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे, यही क्रैश कोर्स के नाम पे, मतलब 700, 800, 900 या 1500 रुपए शुरुआती टाइम में लिया जाता है। अभी लगभग मैं ये कह सकता हूँ 999 रुपए, 1199 रुपए ऐसे दिए जा रहे हैं। अब वही हम यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये होता है ना कि फ्री का वैल्यू उतना स्टूडेंट नहीं करते हैं, ठीक है। बट मैं आशा करता हूँ कि इस बार अभी आप जरूर करेंगे और ध्यान से एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए, सीखते हुए, समझते हुए चलेंगे। चलिए, तो यहां पे हम सबसे पहले संपूर्ण अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, कूलाम के विद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा गया है, कूलाम का नियम लिखिए, या ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा गया है कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। तो देख सकते हैं ये तीन प्रकार से अभी तक बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तीनों को क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब चलिए, इसको हम बताने से पहले एक आवश्यक बात है, उसको सुन लीजिए। सबसे पहली बात, अगर आप टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं तो आपको टॉपर बैच में जुड़ने के साथ साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और किस तरीके से जुड़ना है, कितने पैसे लेंगे, वो सब बात बता देंगे हम व्हाट्सएप ग्रुप में। और दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप में, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाएंगे। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा पे हमें फॉलो करना है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में इसलिए आपको जुड़ना है जिससे कि वहां पे जो भी आवश्यक वीडियो होंगे, आवश्यक PDF होंगे, आवश्यक कोई सूचना होगी, वो सब आपको बताई जाएगी। एक कहने हमने सही तरीका, अच्छे रणनीति की तहत हमें पढ़ाई करना है। तो इन दोनों में आपको फ्री में ही आप तीनों में जुड़ सकते हैं, एक भी चार्जेस नहीं लेंगे। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा का लिंक दे दिया है, उस पर जाइए। अभी आप क्लिक करके पहले ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद आप उसका पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। फ्री में ज्वाइन हो जाएंगे, केवल लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको ज्वाइन आप हो जाएंगे, ठीक है ना, परेशान नहीं होंगे। चलिए, अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन पर। तो कूलाम के नियम में क्या देखेंगे दोस्त, कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम में सबसे पहली बात, कूलाम ने क्या बताया है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने बताया है। मैं जानता हूं याद इस प्रकार नहीं होगा, हम याद कराएंगे ना, आप परेशान ना हो, ठीक है। अभी तो हमने शुरुआत किया है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं जी कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम के नियम को समझने के लिए सबसे पहले कूलाम ने क्या किया,
दो आवेश इस प्रकार आवेशित पिंड ले लिए, या दो आवेश हम कह सकते हैं ले लिए। एक ये आवेश है जहां पर ये Q1 आवेश है, और ये एक आवेश है जो Q2 आवेश है। याद रखेंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों विपरीत, मतलब ये कूलाम ने ये नहीं बताया कि इन दोनों का परिमाण अलग अलग है, और ये दोनों आवेश सजातीय है या विजातीय, मतलब आवेश नहीं बताया कि इस पर प्लस है तो इस पर भी प्लस है, या ये माइनस है तो ये प्लस है। ये आवेश के बारे में कूलाम ने हमें नहीं बताया, केवल ये कहा कि दो आवेश है Q1 और Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उन्होंने कहा कि इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी की जहां तक बात की जाए तो बीच की दूरी है r। तो इन्होंने ये कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यदि r है तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा, देखिए जाहिर सी बात है, यदि प्लस आवेश होगा और प्लस आवेश होगा तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों जी? क्योंकि दोनों अगर समान होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर एक आवेश प्लस होगा एक आवेश माइनस होगा तो इन दोनों के बीच आकर्षण लगेगा। तो दोनों परिस्थितियों में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तो लग ही रहा है। तो इसी प्रकार ये भी दो आवेश हैं, सजाती होंगे या विजातीय होंगे, इन दोनों पर तो इन दोनों के कारण एक बीच में बल लगेगा। अब वही बल के बारे में इन्होंने बताया, कूलाम ने हमें यही बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही दो इन्होंने बातें बताई, समझिएगा, नहीं समझेंगे कभी याद नहीं होगा। हमने क्या बताया, सबसे पहले ये दोनों आवेश स्थिर है, मतलब स्टेबल है, यहीं पे रुके हुए हैं, ऐसा नहीं है कि गति कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यही कहना था कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। यही बात हमने लिखा है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब देखिए 1/, के नीचे दूरी लिखा गया है ना r, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती का मतलब देखिए ये गुणा में सिंपल सा इक्वल लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई जी। चलिए, आशा करता हूं कि आपको नियम याद हो गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, ये नियम लिखने के साथ साथ ये फिगर आपको बना लेना है। अभी मैं बता रहा हूं, इसको अभी लिखना नहीं है, ये लाइन आपको यहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है कूलाम के अनुसार। इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि F समानुपाती Q1 और Q2, ये आप लिखेंगे। बीच में ये बिंदु डाल देंगे, बिंदु का मतलब गुणा ही है, मतलब कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो एक तो ये, और दूसरा एक और यहीं पे लिख देंगे F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोनों आप लिखेंगे जी। ये सबसे पहले तो ये आपको दोनों ये दोनों चीजें लिखनी है। चलिए, ये दोनों चीजें लिखनी है। चलिए, इतनी बात हो गया ना, इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं।
इसको समीकरण सेकेंड कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इन दोनों बल इक्वल ही है ना, तो दोनों बल इक्वल ही है तो इसको F कर लेते हैं और इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये F समानुपाती, इन दोनों आपस में गुणा कर लेंगे तो ये Q1 Q2 हो जाएगा, Q1 Q2 और गुणे 1/r²। इन दोनों का हमने गुणा करा लिया, इसका तो Q1 Q2 और 1/r² हो जाएगा। ये दोनों बल एक ही है तो इसलिए एक हमने लिख दिया है। अब ये 1 इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समानुपाती, ये क्या हो जाएंगे Q1 इंटू Q2/r²। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा और इक्वल का चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है K, और ये क्या हो जाएगा Q1 और ये Q2 r² हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, Q1 Q2/r² हो जाएगा। तो देख लीजिए आप, Q1 Q2/r² हो गया। अब बात को समझिएगा यहाँ पे Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं तो F, यहाँ पे दो चीजें आप कूलाम ने बताया, ये हमारा कूलाम का नियम यही है, F = K Q1 × Q2/r²। बट कूलाम ने हमें दो बातें बताई, एक बातें बताई CGS पद्धति के लिए, एक क्या बताया, CGS पद्धति में इन्होंने ये जो K का मान उन्होंने बताया ना, K का मान उन्होंने 1 बताया। CGS पद्धति में K का मान उन्होंने 1 बताया कूलाम ने। तो अगर हम K की जगह पे 1 रख देते हैं तो यहाँ पे CGS पद्धति के लिए फॉर्मूला जो हमारा निकलेगा, ये 1 का इसमें गुणा होगा तो वही ना होगा जी। तो केवल CGS पद्धति में Q1 और Q2/r², ये हमें फॉर्मूला मिला। ये देख लीजिए बाबू, ये CGS पद्धति में कूलाम का नियम का ये फॉर्मूला है। परंतु फिर से CGS पद्धति में तो ये है, परंतु SI पद्धति के लिए भी उन्होंने फॉर्मूला दिया। SI पद्धति के लिए भी क्या दिया, कूलाम ने फॉर्मूला दिया। SI पद्धति में K का उन्होंने मान दिया जो है 1/4πε0। SI पद्धति में इतना मान दिया उन्होंने, ठीक है ना। इस K का मान उन्होंने SI पद्धति में बताया 1/4πε0। तो अगर K की जगह पर 1/4πε0 रखें तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये समझ रहे हैं, यही हमारा मेन फॉर्मूला, यही तक हमें प्रूफ करना होता है। यही तक हमें क्या करना होता है, यही तक हमें प्रूफ करना होता है। चलिए आप देख भी सकते हैं कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ये यहाँ तक आपको लिखना है, ये आपका प्रूफ हो गया। समझ रहे हैं, देख सकते हैं आप। सबसे पहले इन दोनों को हमने नियम से लिखा है, फिर इन दोनों को मिलाया है यहाँ पे, फिर एक एक करके सॉल्व किया। यहाँ पे कूलाम का नियम सॉल्व हो गया है। पर इस K का जो वैल्यू है ना, उन्होंने CGS पद्धति के लिए 1 दिया और SI पद्धति के लिए 1/4πε0 दिया। CGS पद्धति में K का मान 1 रखने पर Q1 Q2/r² आया है, और SI पद्धति में 1/4πε0 का मान रखने पर वैल्यू जो आया है वो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² आया है। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे हम बता दूं Q1 Q2 क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। R क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी। F क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। यहाँ पे 4π तो एक नियतांक है। ε0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। देखिए इन दोनों का मान मैं बता दे रहा हूँ, एक चीज आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएगा। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। तो पहली बात तो ये आप याद रखेंगे। चलिए पहली ये, दूसरी बात याद रखेंगे ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अब मैं आपको दो काम दूंगा यहाँ पे। सबसे पहली बात आपको ये बताना है कि ε0 का मात्रक क्या होता है, मतलब वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। पहला हमारा एक इंपॉर्टेंट नियम आपका कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ जी, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट
दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे परिभाषा आ रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट एक परिभाषा जो कि बार बार पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें परिभाषा देना है, फिर मात्रक भी लिखना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम परिभाषा कर दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो होता है, पहले मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं और E = F/Q होता है। ये होता है जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q होता है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे F क्या है, तो F है बल और Q क्या है, Q है आवेश। Q क्या है, आवेश है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर Q का मान, यदि हम Q का मान 1 कूलाम ले लें, 1 कूलाम का मतलब क्या है, आवेश है, मतलब इकाई हम ले लेते हैं। एक मतलब इकाई या एकांक कह सकते हैं, ठीक है ना। एकांक भी कह सकते हैं या इकाई भी कह सकते हैं, मैं पहले को बता दे रहा हूँ, एकांक कहें या इकाई कहें, ठीक है ना। तो यदि Q का मान 1 हो जाए तो उस समय पर नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो E जो होगा वो F के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पर जो E होगा ना वो F के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये Q क्या है, आवेश है। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और F क्या है, बल है। तो हम यहां से परिभाषा कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एकांक, एक मतलब एकांक, तो एकांक आवेश पर, क्योंकि कूलाम का मात्र कूलाम है, ये आवेश ही है ना, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बताइए, रटना नहीं ना पड़ा, हम क्या कह रहे हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो परिभाषा कहीं से विदेश से नहीं आया है, कहीं से बहुत दूर से नहीं आया है, परिभाषा यहीं से आते हैं दोस्त, समझ रहे हैं ना। तो वही बात हमने लिखा है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये तो एक परिभाषा हमने बता दिया, ये भी 100% लिखेंगे, 100% फुल नंबर मिलेंगे। एक और परिभाषा फेमस है, इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, इसको मैं फिगर से बना दूं। जैसे एक ये आवेश है, अब जाहिर सी बात है ये आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये आवेश स्थिर है, यहीं पे है, तो इसके चारों ओर इस तरीके से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है जी, उत्पन्न हो गया। अब ये जो आवेश है, ठीक है ना, ये जो आवेश है इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ये एक आवेश है हमारे पास, और इस विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम एक आवेश को ले जाते हैं जिसका मान है 1। मतलब 1 है तो इसका मतलब ये 1 का मतलब क्या है, एकांक आवेश है। ये क्या है, एकांक धन आवेश है, जिसे हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं। तो हमने क्या किया है, ये जो विद्युत आवेश है इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है इस आवेश के कारण, और ये एकांक धन आवेश है तो इसके कारण भी चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो जाहिर सी बात है, इसके क्षेत्र में ये वाला आया है तो ये आवेश इस पर एक बल लगाएगा। अब वो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो जो बल ये लगेगा ना आवेश के बीच और एकांक धन आवेश के बीच जो बल लगेगा, उसी बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वही बात हमने लिखा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा भी कहां से आया, ये फिगर से आप समझकर याद कर सकते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है ना, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही काम आएगा। ये भी फॉर्मूला E = F/Q, ये भी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।
आर स्क्वायर। ये दोनों न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे, इसलिए हम दोनों बता दिए यहाँ पे। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखना आवश्यक है। एक है मात्रक, दूसरा है आपका राशि और तीसरा है आपका बीमीय सूत्र। सबसे पहले मात्रक पे अगर बात कर लें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। सबसे पहले तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो न्यूटन प्रति कूलाम भी एक याद रखेंगे। कौन सी राशि होती है दोस्त, तो ये एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि होता है। और बीमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं, न्यूटन और कूलाम का निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना, तो बीमीय सूत्र मैं आपको दे दे रहा हूं होमवर्क निकालने का। मैं चाहूं तो अभी निकाल कर दिखा सकता हूं, बट मेरे पास उतना समय नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि बीमीय सूत्र आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसको मैं होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूं। ठीक है ना, हालांकि बीमीय सूत्र निकालना हमने सिखाया हुआ है कि फॉर्मूले की सहायता से बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। क्लास 11 का भी तो हम पढ़ाते हैं ना, तो वहां पे हमने बताया हुआ है। अगर पढ़ना है आपको तो लिखिएगा बीमीय सूत्र निकालना सीखें ब्रदर सर, लिख कर सर्च कर लीजिए, वीडियो हमारी मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाक दे ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्त, मेन बात है टॉपिक सब समझ में आ रहे हैं ना। हमारा लक्ष्य यही है दोस्त, टाइम लगे, आपको वीडियो में ही लगभग 70% याद होने चाहिए ऐसा। ठीक है ना, टॉपर बैच है तो मैं चाहता हूं, समय अब कम है, पूरी जान लगा देना है, पूरी जान लगाकर मेहनत करना है हमें। देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक लिखिए। अब विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो यहाँ पे पहली बात हम समझ लेते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। देखिए विद्युत फ्लक्स में यहाँ पे कहा गया है किसी आवेश के लंबवत आने और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, याद हम कराएंगे, हम है तो क्या गम है दोस्त। चलिए, तो यहाँ पे ये एक आवेशित पिंड है। आवेशित पिंड का मतलब इस पर कोई आवेश है, समझ रहे हैं ना, ये एक आवेशित पिंड है, मतलब जिस पर आवेश है। अब इस आवेशित पिंड है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी और कोई आ भी रही होंगी। इस तरीके से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आ भी रही होंगी और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं यहाँ से जा भी रही होंगी। इसी तरीके से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से आ भी रही होंगी और जा भी रही होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये विद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रहा है और इस आवेशित पिंड से ये विद्युत बल रेखाएं निकल रहा है। फिर यहाँ पे भी देखेंगे कि ये जो आवेशित पिंड है ये इसमें प्रवेश कर रहा है, फिर यहाँ से एक विद्युत बल रेखाएं निकल रहा है। फिर ये अगर देखेंगे तो ये इसमें प्रवेश कर रहा है इस आवेशित पिंड में, और इस आवेशित पिंड से ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। फिर इसको देखिए तो ये प्रवेश कर रहा है इस में और ये विद्युत बल रेखाएं देख रहे हैं निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं विद्युत बल रेखाएं, ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कुछ विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और कुछ विद्युत बल रेखाएं जा भी रही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बात बताया गया कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत जो विद्युत बल रेखाएं अपनी पृष्ठ पर लंबवत होंगी, जैसे ये देखिए ये अपने पृष्ठ पर लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये देखिए अपने पृष्ठ पर ये भी लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये अपने पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये अपने पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आएंगी जाएंगी, परंतु उनमें से जो विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर लंबवत होंगी, केवल उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ रहे हैं, जो पृष्ठ पर लंबवत होंगी केवल उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो मतलब परिभाषा क्या कहेंगे कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत
आने और जाने वाली, देखिए आने और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए कुछ विद्युत बल रेखाएं आ भी रही हैं, कुछ जा भी रही हैं। देखिए ये आ रही है, ये जा रही है, तो वही बात है। एक बार और मैं अंत में बोल दे रहा हूं, कहेंगे क्या, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहां पे एक चीज आप याद रखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा होता है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ये सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो है, सबसे पहला इसका मात्रक, दूसरा है ये कौन सी राशि है, और तीसरा है इसका बीमीय सूत्र, मतलब बीमा। तो ये भी तीनों चारों चीजें आपको सबसे पहले तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मात्रक पे बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू क्या होता है, मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर। दूसरी बात, राशि पर जहां तक बात करें तो ये एक अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। इसका बीमीय सूत्र जो आप याद रख लेंगे, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, Ml2T-3 A-1 होता है, ठीक है ना। Ml2T-3 A-1 ये इसका बीमीय सूत्र होता है। यहाँ पे मैं फॉर्मूले की बात कर दूं, ये फाई क्या है, फाई है विद्युत फ्लक्स, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अभी हमने पढ़ा। यहाँ पे ए क्या है, ए है अल्पांश पृष्ठ, जैसे एक ये पृष्ठ है, समझिएगा ये से ये एक पृष्ठ है, ये अल्पांश पृष्ठ है, एक बड़ा सा पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है जो है अल्पांश पृष्ठ। अब इस पृष्ठ पर ये एक लंब है जो है L, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है जो है E, और लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है थीटा। तो अब आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे E क्या है, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A क्या है, A है अल्पांश, ये छोटा सा पृष्ठ है। यहाँ पे थीटा क्या है, तो लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है। आशा करता हूं कि एक छोटा सा टॉपिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, यहां से हमारा अभी तक हमने क्या देखा, एक हमने नियम देखा और 2 हमने परिभाषा देख लिए। अब हमारा आता है एक इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो ये हमारा डेरिवेशन है, और डेरिवेशन कितने नंबर में, 1-2 नहीं बल्कि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए बता दूं, इसको बहुत तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप चेक भी कर सकते हैं, मैं कितनी बार कहूं आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हमारी बातों पर उतना अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप उठाकर किताब जो भी है चेक कर लीजिएगा। बट मैं दिल से कहूँ ना, इतना मेहनत और इतनी खोज करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइड हम करते हैं, कितना एनालिसिस करने के बाद, मतलब सुबह मैं उठता हूँ, सुबह से मैं आपके ही लिए ही जितना हो सकता है उतना मेहनत करने का प्रयास करता हूँ। और शाम हो जाए, भले ही पढ़ाते पढ़ाते शाम हो जाए, काम करते करते शाम हो जाए, पर मैं जाता नहीं हूँ। मेरे दोस्त अभी वेट करते हैं, कभी कभी मुझे घूमने का भी मन करता है, बट मैं नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कंसिस्टेंट आपको प्रोवाइड किए जाए सभी टॉपिक। तो मेहनत कीजिएगा दोस्त, मैं यही कहूँगा। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको ये गणना पहले से तैयार होगा, जिनको नहीं तैयार है वो तो इस वीडियो को देखेंगे ही, जिनको तैयार है ये टॉपिक वो भी मैं कहूँगा उनको भी जरूर आपको इसको ध्यानपूर्वक समझना है। क्यों, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से माइंड में बैठ जाए और रिवीजन भी हो जाएगा साथ ही। तो देखिए, अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, 2 यहाँ पे हम आवेश ले लेते हैं, 2 बिंदु हम ले लेते हैं। एक ये बिंदु है जिसको हमने A कह दिया, एक यहां से एक ये बिंदु हम ले लेते हैं,
ज़्यादा दूरी नहीं, एक यहाँ से हम यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं जो बी बिंदु है, ठीक है ना। ए बिंदु पर हम मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, बी बिंदु पर हम मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं 2l है, ठीक है ना। और इन दोनों आवेशों के मध्य एक उदासीन बिंदु है O, और इस उदासीन बिंदु से याद रखेंगे, इस उदासीन बिंदु से r दूरी पर एक क्या है, इस उदासीन बिंदु से r दूरी पर एक यहाँ पे बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये जो हमारे पास ये बिंदु है ना, इसी बिंदु P पर गणना करना है। पहले इतना आपको समझ में आया, हमने क्या बताया, दो बिंदु A व B हैं, A पर प्लस क्यू आवेश, B पर माइनस क्यू आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, तथा इन दोनों आवेशों के मध्य एक उदासीन बिंदु O है, और उदासीन बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा उदासीन बिंदु जो है ना, सॉरी ये एक बिंदु P है, इस पर क्या है, ये जो हमारे पास एक बिंदु है ना, इस पर याद रखेंगे एकांक धन आवेश उपस्थित है। एकांक यहाँ पे धन आवेश है, एकांक धन आवेश का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे एक याद रखेंगे, यहाँ पे एकांक धन आवेश है, मतलब यहाँ पे याद रखेंगे धन आवेश है, ये याद रखेंगे। तो आप सोचिएगा यहाँ पे एक धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो जाहिर सी बात है ऋणात्मक वाला धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस वाला आवेश है, तो माइनस प्लस को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षण के लिए एक बल लगेगा जो है E माइनस, तो मतलब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो E माइनस क्यू। ई माइनस क्यू का मतलब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर यहाँ पे इसके लिए अब हो गया, अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस वाला प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण होता है, मतलब दूर हटाता है। तो दूर हटाने के लिए इधर हमने प्रतिकर्षण का लगाया है कि ये वाला आवेश इसको दूर भगा रहा है, और इस आवेश के कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, E प्लस क्यू, मतलब प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपको याद रखना है। इस प्लस क्यू को मैं हटा दे रहा हूं, बस आप याद रखेंगे यहाँ पे क्या है, P पर क्या है, एकांक धन आवेश उपस्थित है। तो सबसे पहले जिनको ये फिगर नहीं समझ में आया उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं पहले ही कह दे रहा हूं। तो फिगर पर पहली बात आपको ध्यान रखना है, समझ लेना है। एक बार और मैं बोल दे रहा हूं। सबसे पहले हम क्या लिया, माना दो बिंदु A व B हैं, तथा दो A व B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश उपस्थित हैं, तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, तथा इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु O है या उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर एकांक धन आवेश उपस्थित है, ठीक है ना। और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो जो हमने बोला ना वही अपने शब्दों में लिख लेना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना दो बिंदु A व B है, जिस पर क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, जिनके बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी क्या है, 2l है, ठीक है ना। इसी प्रकार और भी आप लिख देंगे ना। अभी तक केवल हमने लिखा माना दो बिंदु A व B हैं जिनके बीच की दूरी, मतलब सॉरी, अभी तक हमने यही कहा कि माना दो बिंदु A व B हैं, ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं दोस्त। चलिए पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बट क्या कर सकते हैं,
देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने जो ये फिगर से जो बताया है वो आपको समझ में आ गई होंगे। ये क्या हो जाता है भैया, सर्दी ऐसा चीज़ है ना, क्या कहें। चलिए, तो ये आप लिख लेंगे ना, इस फिगर को मानकर जो भी एक्सप्लेन आपको करना है, इस फिगर को जानकर आप थोड़ा सा लिख देंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम रुकेंगे नहीं भैया, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। सर्दी होने दीजिए, वीडियो में थोड़ा सा बेइज्जती ही ना होगा हमारा, कोई नहीं, बट क्या कर सकते हैं, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए समझना है, ये माइनस क्यू के कारण सबसे पहले हम क्या गणना करेंगे, सबसे पहले हम गणना करेंगे ना इस माइनस क्यू के कारण एकांक यहाँ पे जो धन आवेश है इस पर लगने वाला बल की गणना करेंगे। जैसे इस माइनस क्यू के कारण गणना हो जाएगा, फिर इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही करते हैं। तो हम लिखते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इस माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो माइनस क्यू के कारण हम ज्ञात कर रहे हैं, तो माइनस क्यू के कारण हम ज्ञात कर रहे हैं, तो E और माइनस क्यू लिख देंगे। तो E माइनस क्यू लिख दिया हमने, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q हम लिख देंगे आवेश की जगह पर, और उसके बाद दूरी है आर स्क्वायर, दूरी ही है ना, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगा, जाहिर सी बात है हम जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी है r, और यहाँ से हम इतनी बात जानते हैं कि ये दूरी जो है वो 2l है। तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये l होगा, ये l होगा, l मिलकर ही तो 2l बने हैं ना। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक की इन दोनों इतनी बीच की दूरी पता करना है। तो जाहिर सी बात है हमें इतना पता है कि r है, इतना पता है कि l है। तो अगर हम टोटल r में से l दूरी, इतना दूरी को घटा देंगे तो ये वाली दूरी मिल जाएगा, मतलब ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस एल हो जाएगा, r माइनस एल दूरी है। तो यही दूरी है, तो दूरी हम लिख देते हैं r माइनस एल, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे ज्ञात कर लिया, इस माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है हमने, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही हमने ये ज्ञात कर लिया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, अब ऐसे ही हम प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू हो गया, E प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या होता है Q बाई आर, मतलब ये तो फॉर्मूला में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये भी ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। तो अब नीचे हमें दूरी लिखना है, तो दूरी कहाँ से, ये प्लस क्यू आवेश से लेकर यहाँ बिंदु P तक की ये टोटल दूरी। तो आप समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R। तो अगर R और फिर से L, ये टोटल दूरी R और फिर से इतना L, तो R प्लस L कर देंगे तो ये टोटल दूरी निकल जाएगा। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, R प्लस L, और होल स्क्वायर होता है ना R स्क्वायर, तो इसीलिए होल स्क्वायर हमने कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला, यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये दूरी निकल गया, ठीक है। ये दो चीजें हमें मिल गया, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब निकाल लेंगे परिणामी तीव्रता। तब परिणामी तीव्रता
परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगा जी? तो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला जो होता है, परिणामी तीव्रता का मतलब क्या, अधिक वाले में से कम वाली तीव्रता को घटा देंगे। मैं आपसे पूछूं माइनस वाला तीव्रता अधिक है या प्लस वाली तीव्रता? तो बल जिसका अधिक होगा वहीं पर तीव्रता अधिक होगी। जाहिर सी बात है, ये माइनस क्यू आवेश है और ये एकांक धन आवेश है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है कम, तो कम दूरी है तो इन दोनों के बीच अधिक बल लगेगा। और जिसकी दूरी ज़्यादा दूर है, अब इन दोनों प्लस क्यू के लिए यहाँ से दूरी ज़्यादा है, तो दूरी ज़्यादा है तो बल भी कम लगेगा, क्योंकि कूलाम के नियम के अनुसार हमने पढ़ा था कि F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है कि अगर दूरी का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा। तो देखिए यहाँ पे दूरी का मान बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है बल का मान घटेगा, यही तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ना। तो इसका मतलब क्या पता चला कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कम है और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो परिणामी जो तीव्रता का फॉर्मूला निकलेगा वो E इक्वल टू क्या निकलेगा, E इक्वल टू E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। तो ये हमारा परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला निकलेगा। अब जैसे ही ये फॉर्मूला निकला, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, हमारा निकल जाएगा जी। चलिए वैल्यू रख कर देख लेते हैं जी। तो E इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ E इक्वल टू E माइनस क्यू का वैल्यू हम रखेंगे, E माइनस क्यू का वैल्यू है यहाँ पे, तो ये हम रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये हमने रख दिया इसका वैल्यू, फिर माइनस बीच में हम देंगे तो ये माइनस हमने दे दिया। अब E प्लस क्यू का वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे हमने ये माइनस क्यू के लिए भी हमने यहाँ पे क्यू लिखा है, प्लस क्यू के लिए भी क्यू लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे केवल परिमाण से मतलब है, विपरीत आवेश है कि आवेश नहीं है इससे मतलब नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्यू क्यू लिखा है। इसके लिए कंफ्यूजन कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये हमने रख दिया। अब समझिएगा तीनों चीजों में देखिए ये कॉमन चीजें हैं, ये इतना इसमें भी है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू इसमें भी है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है। तो इस दोनों को हम कॉमन कर लेते हैं दोनों में से। तो अगर हम कॉमन करते हैं, कॉमन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये इतना निकल जाएगा तो इधर क्या बचा, इधर ओनली 1/, ये क्या बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस लिख देंगे। फिर इधर क्या बचेगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा। यही ना बचेंगे जी, बिल्कुल सही बात है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 1/1 इसमें अगर गुणा करा देंगे तो देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्यू है, ये हमने लिख दिया। अब इसको समझिएगा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है, देखिए ये होल स्क्वायर को अगर हम भूल जाएं तो देखिए a माइनस बी गुणे a प्लस बी, यही तो है ना, इन दोनों का गुणा में ही तो हम लेंगे ना। नीचे अगर लेते हैं लॉस तो गुणा ही लेंगे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए गुणा में a प्लस बी ए माइनस बी लिखे या a माइनस बी ए प्लस बी लिखे, दोनों बात एक ही है। तो इसका मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन दोनों की जगह पर लिख सकते हैं। तो a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, r का मतलब क्या है, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, इसका फिर से होल स्क्वायर करेंगे हम। होल स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि देख लीजिए इन दोनों पर भी होल स्क्वायर है तो इसीलिए होल स्क्वायर किए। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अरे बाबू हम ये कह रहे हैं r माइनस एल r प्लस एल है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको मान लेते हैं a प्लस बी, इसमें कुछ नहीं है तो नीचे बीच में गुणा ही ना है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको होल स्क्वायर को भी भूल जाएं तो इन दोनों को मिलाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखती है। अब फिर अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे होल स्क्वायर दोनों पर है तो इन दोनों का हमने होल स्क्वायर कर दिया।
तो ये इस तरीके से हमने लसा लिया है। आप चाहे तो लसा और भी तरीके से लिख सकते हैं, या इस लाइन को, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को थोड़ा सा हम अभी के लिए हटा देते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो। अभी लसा हम लेंगे तो इन दोनों का लसा क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर गुणे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही ना होगा जी। गुणा में लसा ऐसे ही लेते हैं, दोनों का हम गुणा करा देंगे, बीच में दोनों का हम गुणा करा देंगे तो ये लसा हो गया। अब इस वाले से ये वाला कैंसिल, ये आर प्लस एल है, ये जाकर 1 में गुणा कराएगा तो ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर 1 में गुणा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये इस तरीके से, इससे ये कैंसिल, ये वाला 1 में गुणा करके यहाँ पे आ गया, ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर से ये कैंसिल, ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर 1 में गुणा कर इतना आ गया। फिर से आगे हम बढ़ा लेते हैं तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो गया। अब जाकर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, अब इस फॉर्मूले के जगह पर हम क्या लिख देंगे, जाहिर सी बात है आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों पर होल स्क्वायर है इसलिए हम अंत में होल स्क्वायर दे रहे हैं। इन दोनों का गुणा करा कर सॉल्व भी करेंगे तो इतना ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जाहिर सी बात है थोड़ा समझिएगा अब एक और चीज़ यहाँ पे समझिएगा, ये तो फॉर्मूले से हो गया। आप देखिए, हालांकि हम वैसे भी अब सॉल्व करेंगे तो आएगा, बट थोड़ा सा हम नहीं कहते हैं टूल रहता है ना, औजार, तो जल्दी कोई चीज़ हम हल कर लेते हैं। जैसे अब इसको अगर हम सॉल्व करने चले ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर आप इन दोनों को तोड़ेंगे ना, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर गुणा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab, ये फॉर्मूला होता है दोस्त। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बीच में माइनस, सॉरी भूल गए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 4ab। तो डायरेक्ट हम 4 लिख देते हैं यहाँ पे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, और a के जगह पर, a क्या है, a के जगह पर यहाँ पे r है तो हम r लिख देते हैं, अब b के जगह पर क्या है, b के जगह पर यहाँ पे l है तो हम l लिख देंगे। ये डायरेक्ट हमने किया है, किससे, कि फॉर्मूला हमें पता था, तो नहीं फॉर्मूला पता होता तो दिक्कत होता, इसलिए टूल आपको याद रखना है। अब देखिए लगभग आपका सॉल्व हो ही गया है, थोड़ा सा हम इसको हटाएंगे जी। यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू था, इधर लिखा था 4RL, और नीचे हमने क्या लिखा था, R स्क्वायर और L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं यही बातें हमने यहाँ पे टोटल यही बातें हमने लिखा हुआ है। अब देख लीजिए, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा। और ये समझिएगा, अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ये क्यू का इसमें गुणा करा देता हूँ, गुणा में ही नहीं ऊपर है, तो अगर हम चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4RQL इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जाकर क्यू गुणा करा लिया है तो ये देखिए, ये इसका होल स्क्वायर है तो R के पावर होल स्क्वायर इसका होगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और माइनस L के पावर भी 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, R के पावर 4 जो है ना वो बहुत ही अधिक है, बहुत ही अधिक है L के पावर 4 से, तो इसीलिए L के पावर 4 नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। फिर से यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है, ये 4 है तो 4 को हम 2QL लिख सकते हैं, और प्लस 2R इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए अभी भी बात वही है, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर R है तो R लिख दिए, Q है तो Q, L है तो L। गुणा में हम ऐसे तोड़ सकते हैं, तोड़े इसलिए है क्योंकि हमें काम है जी, जरूरत है, इसलिए हमने तोड़ा। अब इस वाले को तो हम नगण्य मानकर छोड़ दिए हैं, बात खत्म। ये R के पावर 4 है, देखिए मतलब R कितनी मात्रा में है, 4 मात्रा में।
एक आर यहाँ पे, एक आर से इस 4 आर में से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो अब इधर क्या बचेगा, अब इधर क्या बचेगा 1/4πε0। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा 2ql इंटू 2 बचा, और फिर से यहाँ पे r के पावर 3 बचा, यही ना बचे। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2ql होता है। तो इस देखिए 2ql के जगह पर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो E = 1/4πε0। इस 2ql के जगह पर हम P लिख दे रहे हैं, तो पहले हम 2 को लिख देते हैं, 2p/r², r के पावर स्क्वायर नहीं q। यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है दोस्त, ठीक है ना। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, और ये हम लिख देते हैं प्रूव्ड। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से होता है जी, E = 1/4πε0 2p/r³। तो इतना आपको याद रखना है। ये आपको डेरिवेशन है कि सब सॉल्व करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हलवाबाजी कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कि 15 मिनट में आए हम, अब पूरा किताब खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। 15 मिनट में चैप्टर खत्म होता है, पागल बनाते हैं आप, हाँ। ऐसे बहुत सारे हम देख रहे हैं, मतलब गुस्सा आ जाता है कभी कभी, मतलब 15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म, कहाँ से हो जाएगा भैया, कहाँ से हो जाएंगे। 1 घंटे होने वाले हैं, अभी हमने लगभग कुछ ही अभी 4 ही क्वेश्चन हमने कराया है, अभी तो एक क्वेश्चन है ना, आधे 2 घंटे लेंगे अभी, आप सब्र रखिए। अब मैं यही कहूँगा कि मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना। मेहनत नहीं करेंगे एग्जाम में जाकर पागल बन जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से कुछ होने वाला नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा तब नंबर आते हैं। टॉपर इसी तरीके से टॉपर नहीं बनते, ये टॉपर बैच है। टॉपर बैच ऐसे ही नहीं, अगर आपको मेहनत नहीं करना है तो छोड़कर जा सकते हैं आप, मेहनत करना पड़ेगा। दिल दुखता है जब कि मतलब इतना मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जाए और उस पर ज़्यादा, मतलब मैं देखता हूँ कि लड़के उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, तो दुख लगता है। अब वही 15 मिनट में सब चैप्टर खत्म, सब वीडियो पूरा फिजिक्स खत्म, तो उस पर ज़्यादा व्यूज आएंगे। कैसे आप लोग, मतलब आप ही लोग तो व्यक्ति हैं ना, आप ही लोग तो देखते होंगे, तो थोड़ा सा सोचिए आप भी कि कैसे ख़त्म हो सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। क्या कहें भैया, मतलब कभी कभी याद आ जाता है, अभी अचानक से याद आ गया हमें, अब याद आया है तो मैं कुछ बोल दिया हूँ, क्या कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन खत्म, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर, ये भी हमारे कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है, ये डेरिवेशन है तो डेरिवेशन है तो इसको वो आपको याद रखना है 5 मार्क्स। मैं आपको बता दूं वेरी इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, बार बार पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं, हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक फिगर आपको नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले क्या नोट डाउन करना है, एक फिगर। फिगर कैसे बनेगा दोस्त, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहली तो एक हम रेखा खींचते हैं इस प्रकार। सबसे पहले तो एक फिगर आपको बनाना है इस प्रकार, देख लीजिए दोस्त। थोड़ा सा छोटा ही हम ले लेते हैं, चाहे छोटा ही ले लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा लेंगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 बिंदु हमने ले लिया है, एक यहाँ पे बिंदु, एक यहाँ पे बिंदु, ठीक है ना। चलिए ये ए बिंदु है, यहाँ पे ए बिंदु है, ए बिंदु पर हमने क्या ले लिया है, प्लस क्यू आवेश ले लिया है। ये हमारे पास बी बिंदु है, इस पर हमने माइनस क्यू आवेश ले लिया है, ठीक है। चलिए अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l, तो ये हमने 2l ले लिया है। इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु, जिसे उदासीन बिंदु कहते हैं, जो है O है, जिसको हमने O यहाँ पे लिख दिया। अब मैं आपको बता दूं कि इस उदासीन बिंदु से R दूरी पर, इस उदासीन बिंदु से R दूरी पर एक यहाँ पे बिंदु है P, और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को सबसे पहले इस तरीके से मिला देंगे, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण भी इस पर बल लगेगा, तो वो बल हम इस तरीके से दिखा दे रहे हैं।
समझ रहे हैं हम क्या बताए हैं। इस यहाँ पे अगर माइनस, यहाँ पे एक बिंदु है r दूरी पर, उदासीन बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है P, तो इस बिंदु P पर ही तो एकांक धन आवेश उपस्थित होगा। तो जाहिर सी बात है प्लस q के कारण इस धन आवेश पर एक बल लगेगा, तो वो बल कौन सा होगा, प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल होगा, तो इसलिए हमने प्रतिकर्षण का चिन्ह ऐसे दर्शाया। और ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये जाहिर सी बात है आकर्षण बल होगा, इसलिए हमने इस तरीके से दिखा दिया। यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, यहाँ पे थीटा कोण बनता है, यहाँ पर भी थीटा कोण बनता है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो इस ओर होती है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है वो 2 थीटा बनता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आप याद रखेंगे कि ये टोटल प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी है 2l, तो इसका मतलब ये l होगा, ये भी दूरी l होगा। यहाँ से प्लस क्यू से ओ तक की दूरी l और ओ से फिर से माइनस क्यू तक की दूरी l होगा। फिर एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, समझ रहे हैं। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें PO1 में, इस त्रिभुज में, तो यहाँ पर ये हमारा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है, मतलब कर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो रूट में होता है लंब का ही स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे कर्ण निकाले तो कर्ण का हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं यहाँ पर AP का मतलब ये कर्ण ही न है AP, तो AP का फॉर्मूला निकाले तो लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब है रूट में हम लिख देंगे, रूट में लंब क्या है जी, लंब है r, तो r का स्क्वायर, ये दूरी होगा r का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है l, तो l का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दूरी AP का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए इतनी बात आप समझ गए हैं, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये अपनी बात समझ गए, तो जैसे हमने इससे पीछे वाले अच्छी स्थिति में हमने क्या किया था, सबसे पहले इस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की था, फिर इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करे थे हमने। तो उसी प्रकार अभी भी हम करेंगे। अभी भी हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप चाहें तो इस फिगर को थोड़ा सा माना की करके एक्सप्लेन कर दीजिएगा। माना कि 2 बिंदु A व B है, A पर प्लस क्यू आवेश, B पर माइनस क्यू आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इस तरीके से एक्सप्लेन आप जितना आपको समझ में आता है फिगर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लिखते हैं देखिए इतना हो गया ना। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, अब हमें लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो ये E प्लस क्यू लिख दिए, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और Q बाई आर स्क्वायर। आर मतलब दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए। तो दूरी तो या तो हम लिख दें आर स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या दूरी को अभी हम क्या लिख देते हैं ए से लेकर पी, AP हम दूरी लिख देते हैं। तो ये दूरी हम AP लिख देते हैं, AP का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया जी। ये क्या हुआ है अभी, ये हमने केवल ये ज्ञात किया है कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। इसी प्रकार अब हम ज्ञात करेंगे कि माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको के लिए क्या लिखेंगे, E माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और ये Q और बाई आर स्क्वायर, दूरी हम जानेंगे। तो ये है माइनस क्यू, अब बिंदु P पर ज्ञात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, दिशा की ओर हम ले रहे हैं तो P से B तक, मतलब PB दूरी हो जाएगा। तो ये हम लिख देते हैं PB, ठीक है ना, PB हमारा हो जाएगा। और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने कर दिया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो देखिए इसको समीकरण हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसको समीकरण सेकेंड कर लेते हैं। ये दो चीजें हमने कर लिया ना, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं, इतना हो गया। उसके बाद अब देखिए, जाहिर सी बात है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों में अगर देखिएगा, दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1/4πε0 Q इसमें भी है, इसमें भी 1/4πε0 Q इसमें भी है। और ये प्लस माइनस हम नहीं लेते हैं, केवल आवेश परिमाण को लिया जाता है, दिशा को नहीं, या विपरीत आवेश है उसको नहीं लिया जाता है, तो इसीलिए हमने नहीं लिया। तो 1/4πε0 Q इसमें भी है, 1/4πε0 Q इसमें भी है। अब यहाँ पे केवल AP है और यहाँ पे BP है, यही ना अंतर है जी। और चूंकि आप ही बताइए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये जो AP है वो जो P से लेकर B तक की दूरी PB के बराबर होगा कि नहीं, ये जो दूरी है ये इस दूरी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चूंकि हम ये बात जानते हैं, चूंकि तब हम ये भी लिख सकते हैं तब कि चूंकि जो AP है वो PB के क्या है, बराबर है। चूंकि एक बात हम जान गए हैं, क्या है कि जो AP है, जो AP है ना, जो AP वो B जो क्या है, जो AP है वो PB के क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों भी बराबर होंगे तो पहले से तो 1/4πε0 Q और 1/4πε0 Q ये सब तो इक्वल ही थे, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, बराबर है। तो इस समय पर क्या होगा, तब जब दोनों ही तीव्रता बराबर है तब परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगा। तो उस समय पर जब दोनों तीव्रताएं बराबर होती हैं तो एक मैथ के रूल से हम जानते हैं कि एक परिणामी तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है। परिणामी तीव्रता मतलब जब दो भुजाएं, इस तरीके से मैथ के रूल से हम जानते हैं, जब दो भुजाएं हैं, ये A भुजा है, ये B भुजा है, और जब दोनों भुजा बराबर होंगी, जो A है वो B के भुजा के बराबर है, तो उस समय पर परिणामी भुजा का जो मान आता है वो क्या आता है, परिणामी भुजा का जो मान आता है ना वो क्या आता है, 2a cos θ/2, ये 2a cos 2θ/2 आता है, 2a cos 2θ/2 आता है, मतलब 2a cos θ, हाँ cos θ/2 आता है। तो ये एक फॉर्मूला आता है जो है परिणामी तीव्रता इजकल टू क्या आता है, 2a cos θ/2, ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो इसी तरीके से दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा जो A है ये A की जगह पर हम रख देंगे और cos θ/2 हम रख देंगे। तो ऐसे ही परिणामी तीव्रता के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो वही हम फॉर्मूला चलिए यूज करते हैं। जाहिर सी बात है एक फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको समझ में ना आए तो, जो है परिणामी तीव्रता इजकल टू 2a cos θ/2, ये आप फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे A का जो वैल्यू है ना, या तो आप प्लस Q का ले लें या माइनस Q का ले लें, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल ही है, तो मान दोनों में से किसी का भी रखने पर कोई अंतर नहीं आने वाला, इसीलिए। अब E इजकल टू यहाँ पे 2 हम लिख देते हैं, A के जगह पर कोई भी रख सकते हैं, इसका वैल्यू रखें या इसका, दोनों में से कोई भी, चलिए इसका ही रख देते हैं। तो A के जगह पर हम क्या रखेंगे जी, A के जगह पर इसको कोष्ठ में कर दे रहे हैं 1/4πε0 और ये Q
अब बाई ये AP का होल स्क्वायर का मतलब है ये टोटल, तो समझिएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मैं बताऊं ये रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये रूट में है। अब देखिए यहाँ पे AP का होल स्क्वायर है, मतलब इसको रख कर यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो इस होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने मान यहाँ पे पुटअप कर दिया। उसके बाद कॉस है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे थीटा क्या होगा, इन दोनों थीटाओं का थीटा जो क्या है, दो दूरस्थ कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होता है ना, तो ये 2 थीटा हम यहाँ पे रख देंगे। अब बाई 2 है तो 2 लिख दिए। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बचा, केवल कॉस थीटा बचेगा। तो ये हम 2 लिख दिए, और ये हमारा क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, ये क्यू बचा, और ये क्या बचा आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचा। और कॉस थीटा, अब कॉस थीटा केवल बचा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसमें क्या है सिंपल सी बात है कि प्लस वाला लिए है, मतलब इसमें तो ये आधार कौन सा है, तो आधार यही ना है जी L, ये वाला हमारा आधार है, और कर्ण कौन सा है ये है, तो आधार बटे कर्ण, तो पहले L लेंगे। तो यहाँ पे अब गुणा है, यहाँ पे आधार हमने L ले लिया, और कर्ण क्या है जी, कर्ण है हमारा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यही ना है, तो रूट में हम ले लेते हैं आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हमने ले लिया। समझ रहे हैं ना, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार है एल और कर्ण है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हमने रख दिया। इतना हो गया। अब मैं आपको बता दूं, आपका ये देखिए हलवाबाजी नहीं है, मेहनत लगेगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू हो गया, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वो एल स्क्वायर हो गया। अब फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा में एल है, और यहाँ पे देखिए रूट का मतलब मान लेते हैं ये ए रूट ए है, रूट ए का मतलब क्या होता है कि ए के पावर में क्या है हाफ है, 1/2 है। इसी प्रकार इन दोनों पर रूट का मतलब क्या है कि आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर के पावर में क्या है 1/2 है, यही तो है। तो ये बातें आपको दिया गया है, बड़ा कोष्टक में इस तरीके से बंद कर दे रहे हैं कि समझ में आए कि इतना ही है। इतना समझ के ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ जी, दिखाई तो दे रहा है, चलिए ठीक है। अब मैं दूसरा स्लाइड लूंगा, ठीक है ना। इतना सबसे पहले आपको याद रखना है, E इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या लिखा था 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लिया था हमने। फिर ऊपर एल स्क्वायर और रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 1/2, ठीक है ना। देख लीजिए टोटल ये जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ पर रख दिया है। मुझे याद है सब कुछ, तो ये प्रैक्टिस से हुआ है दोस्त, कोई हलवाबाजी नहीं है यहाँ पे। अब समझिएगा चुपचाप, अगर आप समझे तो ये 1/, ये 2 है। अच्छा एक काम हम कर लेते हैं, अब ये कोष्टक को हटाते हैं, ये 2QL, ये 2QL, ये ऊपर वाला सब गुणा करा लेते हैं 2QL। तो ये देखेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब 2QL हो गया, तो ये 2QL हम एक जगह रख देते हैं, और इन दोनों का अब यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या है जो यहाँ पे अगर हम देखें बड़े वाले कोष्टक में लिखते हैं आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। सॉरी गलत हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये मतलब आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर है, और इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। फिर क्या है इनमें गुणा, फिर से ये क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके पावर में क्या है 1/2 है, यही ना है जी इतना। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये क्या हो जाता है 2QL हो जाता है।
अब समझिएगा, ये पावर जो होता है ना उसको जोड़ लेते हैं, अगर हर सामान हो तो घातों को जोड़ लिया जाता है, ये रूल होता है। तो आर प्लस एल का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसका भी आर स्क्वायर एल स्क्वायर है, हर सामान है तो घातों को जोड़ लेंगे। एक और आधा कितने हो जाएंगे, एक और आधा अगर हम देखें तो 1 प्लस हाफ कितने हो जाएंगे, तो लसा ले लेते हैं, तो 2, 1 2 2, 2 एकम में 2 हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1, 3/2। तो अगर हम एक को आधा को जोड़ लेंगे तो 3/2 हो जाएंगे, तो 3/2 हम लिख देंगे। तो अगर हर समान है घातों को जोड़ कर लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2 हो जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2QL, हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QL जानते हैं, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो P के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 2QL के जगह पर P लिख दिए। अब यहाँ पे समझिएगा, ये 3/2 इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, तो समझिएगा इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड में बता दूं क्या। देखिए ये R के पावर 2 है और इसके भी पावर में क्या है, इसके पावर में है 3/2। इसी प्रकार ये भी है प्लस L का होल स्क्वायर, इसके भी पावर में क्या है, 3/2 है। देखिए पावर का पावर होता है तो वो गुणा हो जाते हैं, तो इसी प्रकार 2 है और गुणे ये क्या हो जाएंगे, 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी है तो L स्क्वायर है तो 2/3/2 हो जाएगा, ऐसे होगा ना। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो अब क्या बचेगा, इस पर क्या बचा, केवल 3 बचा है ना, 3 एकम में 3, तो मतलब R के पावर 3 बचेगा और इस पर भी L के पावर 3 बचेगा, यही बचेंगे ना। तो यही हम इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या बचा, R के पावर 3 और प्लस L के पावर भी 3 बचेगा, ये बचेगा। समझ रहे हैं, तो इस प्रकार ये सॉल्व हमने करके बता दिया, ये आपको पता होनी चाहिए। अब चूंकि एक रूल होता है यहाँ पे, एक चीज समझिए, ये R के पावर 3 है ना, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, किसकी तुलना में, LQ के तुलना में, मतलब LQ की तुलना में RQ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो उस समय पर E = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और यहाँ पे P हो जाएगा और यहाँ पे R के पावर ये Q हो जाएगा। इसको हम छोड़ देते हैं, इस वाले को हम छोड़ देते हैं, नगण्य मान का छोड़ देते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे आया ना दोस्त, ठीक है, यही हमारा है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये है हमारा डेरिवेशन, इतना बड़ा है, करना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे, आता है यही सभी आएंगे। ठीक है ना, 15 मिनट में सब पूरा चैप्टर खत्म काम वाले चीजें मतलब मुश्किल हो जाएंगे दोस्त। ठीक है ना, अलवाबाजी में नहीं रहिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेहनत कीजिएगा। अब मेहनत करने के लिए हमने टॉपर बैच स्टार्ट किया है, तो टॉपर बैच है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए ना, चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा हमारा क्वेश्चन है जो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। अब देख लेते हैं जी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। हमने लिखा है वैद्युत द्विध्रुव में से कोई, विद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। जब विद्युत द्विध्रुव पता चल जाएगा तो द्विध्रुव आघूर्ण भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 आवेश हैं, एक ये आवेश है, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक आवेश है प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पे ये एक आवेश है माइनस क्यू आवेश। ठीक है ना, ये 2 आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। ये देखिए, ये 2 हमारे पास आवेश है, 2 बिंदु आवेश हैं, एक है प्लस क्यू आवेश, एक है माइनस क्यू आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी है 2L। तो यहाँ पे एक चीज इनको मानना ये पड़ेगा कि ये दोनों आवेश ना, ये दोनों आवेश हैं, ये परिमाण में क्या है, समान है, परंतु क्या है, आवेश जो है ना ये विपरीत आवेश हैं, विपरीत आवेश हैं। मतलब इन दोनों के वजन हम करेंगे ना तो इक्वल ही आएंगे, मतलब ये 2 किलो का है तो ये भी 2 किलो का है,
परंतु ये आलू है तो ये चीनी है, ऐसा हो गया है। इसीलिए मतलब ये प्लस आवेश है तो ये माइनस आवेश है। आवेश क्या है, विपरीत है, परंतु परिमाण में समान है, 2-2 kg है। ऐसा मैंने मान का हमने आपको समझा दिया। तो यहां पे ये हम कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव का कोई अगर परिभाषा पूछ ले, विद्युत द्विध्रुव, केवल विद्युत द्विध्रुव का कोई परिभाषा पूछ ले तो आप ये कहेंगे कि क्या कहेंगे, समान परिमाण व विपरीत आवेश। समझिए, समान परिमाण व विपरीत आवेश के मतलब यहां पे एक और चीज बता देंगे आप, एक और चीज कह दीजिएगा, थोड़ा और बेटर लगेगा। यहाँ पे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना, ये दूरी अल्प दूरी है। अल्प मतलब बहुत ही कम दूरी है। अल्प दूरी का मतलब होता है कि ये दूरी बहुत ही न्यूनतम है, कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण व विपरीत आवेश के इस बने निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब यदि कोई दो आवेश है वो बहुत ही अल्प दूरी पर है, बहुत ही कम दूरी पर है, और उन दोनों आवेशों की खासियत ये हो कि परिमाण में तो समान है परंतु विपरीत आवेश हो, तो उस स्थिति को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो परिभाषा क्या कहेंगे, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विपरीत आवेश के इस बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। केवल वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना? अब हमें जानना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें समझना है, ये हमसे पूछा गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कहना है कि विद्युत द्विध्रुव, समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव ये टोटल क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। तो विद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई भी एक आवेश और तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये बातें हमें सिखाया गया। समझिए, वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यही है हमारा फॉर्मूला, यही बात हमने लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = 2Q, यहाँ पे हम लिख दिए हैं 2 × Q × 2L। अगर इसको हम सॉल्व करें, गुणा में है तो हम 2 को आगे लिख देते हैं 2QL। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे दो बातें हैं जो आप याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। सबसे पहले इसका मात्रक आप याद रख लीजिएगा। सबसे पहले मात्रक हो जाएगा कूलाम × मीटर। राशि याद रख लीजिएगा, अदिश राशि। क्या होता है जी, राशि क्या होता है, राशि होता है अदिश राशि। इस बात को भी आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इतनी बात का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्त। पहले ही बता दे रहे हैं, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है गॉस का प्रमेय। चलिए जी, गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम भी हम कहते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा और बहुत बार ये पूछा गया है, और वो भी 1-2 नंबर नहीं भैया, 5 नंबर में ये पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको भी समझा देते हैं। गॉस का प्रमेय क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। अच्छा, एक टॉपिक आपको अभी हमने पढ़ाया था विद्युत फ्लक्स के बारे में, ये एक बार परिभाषा पढ़ लीजिए। किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए समझ गए हैं ना। इसको आपको नहीं देख लिए होंगे तो बस देख लिए हैं तो काफी है। अब चलिए
तो गॉस के प्रमेय आप समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नियम है। तो हम क्या, गॉस एक नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि गॉस के प्रमेय के अनुसार, मतलब गॉस के नियम के अनुसार, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि एक बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, एक ये सपोज डेट ये एक हमारे पास बंद पृष्ठ है, ये एक बंद पृष्ठ है S, ठीक है ना, और इस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, ठीक है ना, और इसका केंद्र है जो है ये केंद्र, या हम कह सकते हैं उदासीन बिंदु है O, और इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं, इस तरीके से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। जाहिर सी बात है, जो भी विद्युत बल रेखाएं इससे निकलेंगी ही। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे एक अल्पांश पृष्ठ हम ले लेते हैं, ये एक हमारा अल्पांश पृष्ठ है, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे ये एक अल्पांश पृष्ठ है जो है, हम इसको DS पृष्ठ कहते हैं, अल्पांश पृष्ठ है DS, और यहाँ पे एक इस तरीके का, यहाँ पे एक हमारा जो ये पृष्ठ बनता है, अल्पांश पृष्ठ है, यहाँ पे कोण बनता है, इस कोण को हम घन कोण कहते हैं, d ओमेगा कहते हैं। यहाँ पे लंब है ये, और यहाँ पे लंब जो है ना, इस पृष्ठ पर जो लंब है वो L है, और इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है ये E, और लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है थीटा। ये आपको सबसे पहले ये फिगर जिनको समझ में आ गया उनको सब समझ में आ जाएगा, और जिनको नहीं आया उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैं कहूँगा इस पर ज़्यादातर फोकस कर लीजिएगा, ठीक है ना इस पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। मैं एक बार और समझा दूँ, समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। देखिए हमने क्या बताया कि माना एक आवेशित पिंड है, एक बार और समझा दें, जैसे यहाँ पे छोटा चीज है ना तो समझने में दिक्कत हो सकता है। देखिए माना एक बंद पृष्ठ है जिस पर हमने कहा कि प्लस Q, मतलब माना एक बंद पृष्ठ S है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसका उदासीन बिंदु क्या है, O है। इस उदासीन बिंदु आवेशित पिंड है, इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो सपोज डेट ऐसे हमने मान लिया कि ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अब ये बंद पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या हमने मान लिया R है, और इस पर हमें क्या करना है, ये एक बंद पृष्ठ है, इसका हमने एक अल्पांश, ये एक बंद पृष्ठ है, इसका एक अल्पांश पृष्ठ हम ले लेते हैं, ये वाला एक अल्पांश पृष्ठ ले लिया। देखिए ये टोटल बड़ा सा पृष्ठ है, उसका एक छोटा सा हमने ये वाला हिस्सा इतना ले लिया है, ठीक है ना। जैसे तरबूज आप खरीदने जाते होंगे तो तरबूज आप देखे होंगे, तरबूज खरीदने जाते होंगे तो वहाँ पे एक कहते हैं ना छोटा सा काट के दिखाइए, तो वैसे ही जो छोटा सा काट के पीस निकालता है वही एक अल्पांश पृष्ठ ये है, ठीक है ना। अब ये अल्पांश पृष्ठ के इस बिंदु पर हमें यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ पे याद रखें इस अल्पांश पृष्ठ पर एक ये बिंदु P है, ये जो अल्पांश पृष्ठ है इसको DS पृष्ठ कहते हैं, DS पृष्ठ। यहाँ पे जो लंब है ना, ये P को थोड़ा सा मैं नीचे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं P बना दे रहा हूँ, ये यहाँ पे लंब है जो है L, इस पृष्ठ पर ये लंब है, ठीक है ना। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो इस ओर है, और इनके बीच बना कोण है वो है थीटा। एक और चीज याद रखेंगे, यहाँ पे एक कोण बनता है और इस कोण को हम d ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? d ओमेगा, मतलब घन कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये आप फिगर याद कर लीजिएगा। आते हैं अगर हम नियम पे बात करें कि भैया नियम के ये पहले याद करा दीजिए, तो नियम भी याद कर लेते हैं। गॉस के प्रमेय के अनुसार हमें यही बात बताया गया कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली, ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत फ्लक्स निकल रही है ना, ये विद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यही तो हमसे कहा गया। समझिएगा आप हम क्या बता रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या निकल जाएगा, फाई इक्वल टू ये Q1 में गुणा होगा तो Q हो जाएगा इंटू ε0। यही तो हमारा फॉर्मूला है ना, यही तो हमारा फॉर्मूला है। देख लीजिए फाई इक्वल टू Q/ε0।
यही गॉस का फॉर्मूला है जी। तो आपको क्या करना है, आप बोल सकते हैं गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε गुना होता है। जाहिर सी बात है, समझ के होंगे। तो यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसको इरेज करके और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे phi = Q/ε0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया था ऐसा इसलिए दोस्त क्योंकि आपसे 5 नंबर में ही ये टॉपिक ज्यादातर पूछा जाता है। तो इस वाले फॉर्मूले को हमें प्रूफ पे करना होता है। अब प्रूफ करने के लिए फिगर आपको जानना आवश्यक था, इसलिए ये फिगर हमने पहले ही बता दिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम गणना करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम गणना करेंगे। अब हम यहाँ से प्रूफ करने वाले हैं, गणना करने वाले हैं। तो गणना यहाँ पे करेंगे। तो चलिए हम गणना यहाँ से करके इस फॉर्मूले को हम प्रूफ भी कर दिखा देते हैं। देखिए, गणना हम ऐसे करेंगे कि देखिए 2 पृष्ठ है यहाँ पे। एक तो ये संपूर्ण पृष्ठ है जो है S, एक अल्पांश पृष्ठ है जो है ds। ये एक छोटा सा पृष्ठ है जो है ds। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इस अल्पांश पृष्ठ से कितने विद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं। फिर हम ये भी पता करेंगे कि टोटल ये पृष्ठ से कितने विद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं कि अल्पांश पृष्ठ ds से, अल्पांश पृष्ठ ds से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, अल्पांश पृष्ठ ds से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स phi phi हमने लिख दिया। अल्पांश पृष्ठ है ना, तो अल्पांश पृष्ठ के लिए हमने मतलब कुल विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे phi हम लिख देंगे, परंतु आगे हम d लगा दे रहे हैं। d इसलिए लगा दे रहे हैं दोस्त, phi d हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि अल्पांश के लिए, जैसे ये टोटल पृष्ठ था तो s लिखा था, और एक छोटा सा पृष्ठ है तो ds लिखा है हमने, s के आगे d लगाया है ना। वैसे ही विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, d आगे लगा दिए जिससे छोटा पृष्ठ है ये आपको पता चल जाए, छोटे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। तो phi का फॉर्मूला पता है EA और cos थीटा, EA cos थीटा होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। विद्युत फ्लक्स phi = EA cos थीटा। अगर हम इस पर मान रख देते हैं तो d phi = ये E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A जो अल्पांश पृष्ठ क्या है ds है, तो A के जगह पर हम ds रख देंगे क्योंकि A क्या है पृष्ठ है, तो ds छोटा सा पृष्ठ है तो ds रख दिए। ये cos थीटा है तो ये हमने cos थीटा यहाँ पे रख दिया। तो ये अल्पांश पृष्ठ के लिए हमने क्या निकाल लिया है, अल्पांश पृष्ठ के लिए ये हमारा विद्युत फ्लक्स का मान निकल गया है। ये अल्पांश पृष्ठ के लिए हमारा विद्युत फ्लक्स का मान निकल गया है। जैसे हमने अल्पांश पृष्ठ के लिए निकाला, वैसे ही अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स एस्ट पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब संपूर्ण पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो एक बात मैं बता दूं, जो अल्पांश मतलब संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली जो कुल विद्युत फ्लक्स का अगर हम निकाल रहे हैं, तो देखिए जो छोटा फ्लक्स है ना, जो हाफ मतलब एक छोटे से अल्पांश पृष्ठ से जो हमें विद्युत फ्लक्स निकला है, मतलब डी फाई का जो वैल्यू निकला है, इसका अगर हम समाकलन कर देते हैं ना, इसका अगर हम समाकलन कर देते हैं तो ये हमारा कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। अगर हम छोटे वाले का समाकलन कर देते हैं तो हमारा टोटल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा, क्योंकि समाकलन का मतलब ये होता है छोटे छोटे का योग। अब ये जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा सा पृष्ठ है, ये एक छोटे छोटे अल्पांश पृष्ठों से ही तो मिलकर बना होगा ना, तो सभी को जोड़ देंगे, ऐसे ही बहुत सारे पृष्ठों से मिलकर ये बना होगा। तो ऐसे ही अल्पांश पृष्ठ का समाकलन कर देते हैं तो हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाता है।
ये याद रखेंगे। और ना कुछ समझ में आए तो इतना याद रखिएगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो, कि बाबू कि यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, फाई इक्वल टू डी फाई का समाकलन करते हैं, मतलब अल्पांश पृष्ठ का हम समाकलन करते हैं। तो अगर हम इसका समाकलन कर देते हैं तो देखिए क्या निकलता है। अगर हम इसका समाकलन कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या निकलता है। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये फाई इक्वल टू क्या आ जाता है, फाई इक्वल टू इसका समाकलन, तो ये समाकलन लिख दिया डी फाई की जगह पर ई डी एस कॉस थीटा रख देंगे, ई डी एस और कॉस थीटा रख देंगे। ई डी एस कॉस थीटा हमने रख दिया। उसके बाद यहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक हम फॉर्मूला जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाई इक्वल टू, हम एक फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं। इनटू ये ds है तो ds हमने लिख दिया, और ये cos थीटा है तो cos थीटा हमने लिख दिया। बिल्कुल सही बात है जी। अब एक चीज़ हम ये भी जानते हैं, यहाँ पे फाई ई, यहाँ पे फाई ई लिख दीजिएगा। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से ही हम दर्शाते हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से, तो यहाँ पे फाई ई लिख दीजिएगा, ठीक है ना। डी फाई ई, यहाँ पे ओनली फाई भी किसी किसी बुक में लिखा गया है, किसी बुक में फाई ई लिखा गया है विद्युत फ्लक्स को संकेत रूप में, तो इसलिए फाई ई हमने लिख दिया। यहाँ पे विद्युत फ्लक्स समाकलन हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है, तो ये हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये हमने लिख दिया। ऊपर है ds cos थीटा और नीचे है आर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि जो डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक होता है। देखिए ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, तो अगर आप इसमें अगर आप देखें तो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर है, ds cos थीटा और नीचे बटे में ना आर स्क्वायर है जी, ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर है। तो इतने के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा। तो डी ओमेगा इसके जगह पर, इन टोटल के जगह पर हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की सहायता से ही हम इनको हटाकर यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, डी ओमेगा लिख दे रहे हैं, डी ओमेगा। इतनी बात आप समझ के होंगे। उसके बाद हम आगे इसको बढ़ाते हैं तो अब क्या निकलता है, यहाँ पे फाई ई इक्वल टू, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से ये क्यू हो गया। और मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ ये आपको समझना है कि देखिए समाकलन ये हम कर रहे हैं, समाकलन का मतलब होता है, समाकलन जब हम करते हैं तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, नियतांक वैल्यू, नियत वैल्यू, वो समाकलन से बाहर निकल जाते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ये एक नियतांक है, तो ये समाकलन से बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकल गए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब इसका समाकलन केवल डी ओमेगा बचा, जो नियतांक नहीं है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब बताइए डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा मतलब घन कोण है, यही हमने यहाँ पे घन कोण बताया था ना, कि यहाँ पे एक कोण बनेगा जो घन कोण यही है। अब एक चीज याद रखेंगे कि घन कोण का अगर हम समाकलन करते हैं, मतलब वैल्यू याद रखेंगे कि घन कोण मतलब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, डी ओमेगा इक्वल टू होता है एक फॉर्मूला ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद एक चीज याद रखेंगे, डी ओमेगा का अगर हम समाकलन करते हैं ना, तो इसका जो मान आता है वो 4 पाई आई आता है, 4 पाई आता है। तो इसी प्रकार डी ओमेगा का समाकलन यहाँ पे करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा, इंटू इसका समाकलन करेंगे तो 4 पाई आ जाएगा। अब इस 4 पाई से यहाँ पे नीचे वाला 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो अब इधर क्या बचा, फाई ई बचा, तो यहाँ पे मैं इधर लिख दे रहा हूँ फाई ई, जगह नहीं है तो। और उसके बाद ऊपर क्या बचा, ओनली क्यू बचा, क्यू 1 में गुणा करेगा तो क्यू ही ना होगा, तो ये क्यू हो गया। और नीचे क्या बचा, ओनली एप्सिलॉन नॉट बचा है, तो ये एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। अब आप ही बताइए ये किसका फॉर्मूला है, आप ही देखकर बता दीजिए, समझ गए ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही तो है,
यही तो है गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला, जो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी कि गॉस का प्रमेय का नियम। तो ये है हमारा गॉस के प्रमेय का नियम। आपको केवल ये नियम लिखने के बाद आपको ये फिगर बनाना है और यहाँ से ये लाइनें आपको सभी लिखनी पड़ेगी, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। चलिए जी, तो देखिए 1.5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और अभी कुछ टॉपिक हैं आपके जिसको आपको पढ़ना अनिवार्य है। और देख लीजिए थोड़ा सा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। अभी आपको क्या पढ़ना है, अब आपका जो मिलेगा ना, गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग, यही आपको पढ़ना है। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग में कितने हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। गॉस के प्रमेय जो है ना, गॉस का प्रमेय है, ये 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कंसिस्टेंट बार बार पूछे जाते हैं। पहला एक डेरिवेशन क्या है, अनंत लंबाई की सीधी आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा एक और है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं चाहूँगा तो अभी करा भी सकता हूँ, बट मैं नहीं करा पाऊंगा इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि दोस्त मैं चाहता हूं कि जो हमने पीछे की क्लासेस में बहुत सारी ये सब टॉपिक कराए हुए हैं उसका भी थोड़ा सा हेल्प आप लें। दूसरी बात कि 1.5 घंटे काफ़ी रहते हैं, 1.5 घंटे पढ़ लिए, अब जाकर इन सभी टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। कैसे पढ़ेंगे, 3 आपको मार्क में बता दे रहा हूँ। पहली मार्क, 2 ही मार्क जान लीजिए। पहली बार आपको इस टॉपिक को पढ़ना है तो आप लिखिएगा अनंत लंबाई के सीधी आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, उतने लिखकर आप सर्च कर लेंगे। कंसिस्टेंट ये पूछे गए हैं तो ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसको पढ़ना है तो लिखिएगा एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। इस तरीके से सर्च कर लीजिएगा, दोनों वीडियो मिल जाएंगे। या आपको एक ही वीडियो चाहिए जिसमें दोनों ये टॉपिक मिल जाए तो आपको क्या लिखना है, आपको ये सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। क्या लिख देंगे दोस्त, आपके सर का नाम लिख दीजिए, ब्रदर सर लिख देंगे ना, हो जाएगा ना। इतना कर लीजिएगा, इतना लिखकर ब्रदर सर लिखेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो इस तरीके से आप सर्च करके अपनी पढ़ाई कीजिएगा। अदरवाइज मंडे था, सोमवार को आपकी पहली क्लासेस, पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको हमने कंप्लीट करा दिया। इतना आप तैयार रख लीजिएगा। यहाँ तक बात है कि न्यूमेरिकल हमने केवल नहीं कराया है। न्यूमेरिकल जब 3 चैप्टर हम करा देंगे, फिजिक्स के ही 3 चैप्टर, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा, तीनों पढ़ाने के बाद हम न्यूमेरिकल एक वीडियो लाएंगे वन शॉट, जिसमें तीनों चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे। उसके लिए सब्र रखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टॉपर बैच पढ़ रहे हैं तो टॉपर नोट्स, प्रत्येक स्टूडेंट जिनको बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छा नंबर स्कोर करना है उनको टॉपर नोट्स जरूर लेना है। जरूर लेने के लिए मैं आपको बता दूं, जिनके पास थोड़े से पैसे हैं वो खर्च कर सकते हैं और नोट्स लेकर अपना 90%, 85%, 95% का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स की जो अगर नोट्स लेते हैं तो 99 का पड़ेगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों एक साथ लेते हैं तो वो 199 का पड़ेगा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी तीनों का नोट्स लेते हैं तो 298 हो रहे हैं, पर ये 298 नहीं बल्कि 249 रुपए में आपको तीनों मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस है, 1 महीने की आपकी इस कोचिंग की फीस से भी कम है। एक सब्जेक्ट का 200-300 रुपये दे देते होंगे, हम तो तीनों का सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और टॉपर तो बैच से फ्री में भी पढ़ाई हम करा रहे हैं। तो जिनके पास पैसे हैं थोड़ा सा खर्च करके अपने जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट नोट्स ले लिए अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। डायरेक्ट कहना है कि क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी के इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए।
टॉपर नोट्स इतना लिख कर मैसेज कर देंगे, स्कैनर दिया जाएगा, तुरंत पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड करेंगे आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। और उस तरीके से टॉपर बैच से तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, टॉपर नोट्स भी आपका बहुत ही हेल्प करेगा, उस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादातर ग्रुप में आपके जो भी फ्रेंड ग्रुप है, जो भी कोचिंग ग्रुप है, स्कूल ग्रुप है, शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल के बारे में सभी से बता दीजिएगा कि फ्री में जो 1000-1500 में रुपए में दिए जाते हैं वो फ्री में यहाँ पे बैच टॉपर बैच स्टार्ट हो गया है। जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट जुड़कर मेहनत करके और आगे बढ़ें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।